एक शादी ज़िंदगी अगर आबाद कर सकती है तो ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। वो शादी जो बचपन से लड़की सपना लेके चलती है। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह होती है, लेकिन आँखों में एक सपना होता है कि मैं अपने पिया के घर जाऊंगी। लड़के देखते होंगे सपना कि राजकुमारी आएगी, लेकिन लड़कियां यही सोचती है कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में एक राजकुमार आएगा जो मुझे बेइंतहा प्यार करेगा। उसका अपना घर होगा, वो मुझे इज़्ज़त देगा और इज़्ज़त दिलाएगा। लेकिन अगर वही राजकुमार ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी और मेरे रिश्ते आने लगे, लेकिन समझ में ये नहीं आता था कि माँ बाप से कहूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कोई कोर्स करा दो, ताकि आगे चल के अगर कोई परेशानी अल्लाह ना करे आए तो वो मुझे संभाल तो लूँगी मैं अपना आप को। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि घर के माली हालात ही अच्छे नहीं थे। हर किसी को यही था कि शादी में इतना खर्चा होगा, कैसे करेंगे। मिडिल क्लास के घर वालों की यही हालत होती है, शादी से पहले कर्ज़ा लेना शुरू कर देते हैं और शादी के बाद तलाक देते रहते हैं। तो अपनी ख्वाहिशों को अपने अरमानों की चादर में उड़ा के दिल के अंदर कहीं दफन कर दिया और सबकी खुशी में खुश हो गई। जब मेरे पापा लड़का देखने गए तो उन्होंने अपना घर बार अच्छा दिखाया और कहा ये हमारा घर बार है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा दिखाया गया, डिग्री दिखाई गई। मेरे पापा को यकीन आ गया। पापा बोलने लगे चलो हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो जोड़ सही रहेगा। वरना अगर कोई जाहिल मिल जाएगा तो हमेशा वो परेशान ही करेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है आज के ज़माने में। और अगर पढ़ा हुआ इंसान नहीं होता तो वह वाकई में जाहिल होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कभी कभी पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। मेरी ज़िंदगी में वो जो लड़का था वो किसी जाहिल से कम नहीं था। लड़का पसंद आ गया, मंगनी हो गई और साथ साथ में शादी की तारीखें भी तय हो गई। उसकी माँ बहुत प्यार कर रही थी उस टाइम और वार वार जा रही थी। आसपास के लोग कह रहे थे बड़ी किस्मत वाली है, बहुत प्यार मिलेगा इसे ससुराल में। लेकिन जब मैं ससुराल पहुँची, अरमानों की डोली के अंदर बैठ के जाके देखा वहाँ पर, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे राहों में कांटों की चादर बिछी हुई थी, जिस पे मुझे चल कर के अपनी दहलीज़ को पार करना होता। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई जब मुझे सुबह में ये पता चला कि मेरे हस्बैंड का कोई कारोबार ही नहीं है। रात में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह में थोड़ी थोड़ी बातें मेरे कान में आने लगी। नई नई दुल्हन थी, मुझे नहीं पता कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है। अगर लव मैरिज होती तो पता भी रहता, ये तो अरेंज मैरिज थी। यही नहीं पता था कि कौन क्या है, किस तरीके के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। माँ ने जाते वक्त ये कहा था बेटा इस घर से डोली में जा रही है, उस घर से अर्थी में निकलना। मैंने भी यही सोच लिया था। रात में जब वो लड़का पी कर आया तो मैं देखती रह गई कि ये लड़का पीता है। मैंने कहा कि हमें तो नहीं पता था कि आप पीते हो। तो कहने लगा कि दोस्तों ने पिला दी, आज खुशी में शादी हुई है, चलो आज थोड़ा सा रंग रलिया कर लेना। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पहला नशा तो था नहीं उसका, वो तो मुझे पता ही चल रहा था। खैर सुबह हो गई तो सबसे पहले मेरे कानों में आवाज़ आई, आज मुंह दिखाई की रस्म है, माँ के यहाँ के सारे गहने पहन के बैठ जाओ। माँ के यहाँ के मैंने सारे गहने पहन लिए, पर ससुराल के कहाँ थे? किसी ने एक बार नहीं पूछा कि ससुराल के गहने भी तो होते हैं। मैं वहाँ भी चुप रही। जितने पैसे मुँह दिखाई के आए मेरी सास ने वो सारे ले लिए और कहा इस पे सास का हक़ होता है। मैंने वो भी दे दिए। मुझे अब भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा जो मुँह दिखाई के पैसे थे वो कहाँ हैं? मैंने कहा आपकी मम्मी ने ले लिए। उन्होंने कहा लेकर आओ जाके। अब मैं अगर मांगने जाती हूँ तो मेरी सास कहेगी कि देखो बहू ने पहले ही दिन मुंह खोल लिया। मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। इतनी तो मैं पढ़ी लिखी थी, इतना तो मुझे पता था कि सास के साथ में किस तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं मारूंगा, और उन्होंने मेरे पर अगले दिन ही हाथ उठाने की कोशिश करी। मैं अपनी सास के पास गई और मैंने कहा मम्मी जी, जो मेरे मुंह दिखाई के पैसे थे वो आप मुझे दे दीजिए, आपका बेटा मांग रहा है। बस इतनी बात थी। मेरी सास को गुस्सा आया, कहने लगी बेटे का नाम क्यों ले रही हो? ये पैसे पे मेरा हक़ है, क्योंकि मैं सब जगह देकर आती हूँ, तुम थोड़ी देकर आती हो। ये तो मेरा पैसा वापस आया है और मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं मांग सकता। मैंने कहा आप जाके पूछ लीजिए।
जब मेरी सास मेरे हस्बैंड के पास आई, उनसे पूछा तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं मांग रहा पैसे, यही खुद मांग रही है। दोनों तरफ से उसी दिन मैं बुरी हो चुकी थी। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था लड़ाइयों का। हर बात के ऊपर मेरी सास कहती, माँ के यहाँ से क्या लाई, माँ के यहाँ से नंगी ऐसी आई है, क्या लेकर आई है। मैं चुप देखती मुँह को कि मेरे माँ बाप ने तो बहुत पैसे दिए थे। उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे, वो भी कर्ज़ लेके। कर्ज़ के साथ मैं इस घर आई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कोई भी सामान मत देना, कैश दे देना ताकि ये लड़का कोई कारोबार कर सके। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमने तो पैसे दिए, फिर भी तुम्हारी माँ ऐसे कहती है। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि वो मेरी माँ को थोड़ी दिए हैं, वो तो मेरे कारोबार के हैं, मेरी माँ के लिए तो कुछ नहीं लेकर आई। एक एक करके मेरे सारे गहने लिए और वो बेच देता और पी कर आ जाता। फिर आने के बाद मुझे बहुत मारता। ऐसे ही करते करते वक्त गुज़रा, मैं प्रेग्नेंट हो गई। बाप के घर जब मैं गई तो मैंने माँ से कहा कि अम्मी ये लोग सही नहीं हैं, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। अम्मी बोलने लगी कि नहीं, सब कुछ सही तो था। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो उन्होंने सारे गहने बेच दिए हैं और वो 10 लाख आपने दिए थे ना, उसे भी वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया तुमने। अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अपने पापा से नहीं कहना वरना उन्हें दुख होगा। वहाँ भी मैं चुप हो गई। औरत का नाम कहते हैं ना कि जब तक वो खामोश रहे सब कुछ ठीक, और अगर वो बोल पड़े तो उससे ज़्यादा बदतमीज़ कोई नहीं। खैर मैं अपने माँ के यहाँ से फिर अपनी ससुराल गई, लेकिन ससुराल में मुझे कोई रखने को तैयार नहीं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा ख़र्चा कौन उठाता। मेरी सास ने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ के ये रूल्स है, पहला बच्चा मैके में होता है, तुम अपने मैके चली जाओ। मैके के हालात मुझे पता थे क्योंकि कर्ज़ बहुत सारा था और वो उतरना बहुत मुश्किल था। लोन वगैरह, घर वगैरह मेरे पापा ने सब कुछ गिरवी डाल के जब ये दहेज का पैसा मेरे ससुराल वालों को दिया था। फिर भी खैर मैं अपनी मैके आ गई और आने के बाद में मैंने सोचा शायद बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मुझे 8वां महीना था मैंने कहा कि एक काम करो, मेरी अम्मी से कहा मैंने कि मुझे ना मेरे ससुराल ही छोड़ाओ। अम्मी ने कहा नहीं, जब बच्चा हो जाएगा जब मैं छोड़ कर आऊँगी, ऐसे बीच में नहीं जाते। खैर वो वक्त भी आ गया, 1 महीना पहले ही मेरा बच्चा भी हो गया। जब मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मेरी डिलीवरी हो गई तो सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या हुआ। मेरी अम्मी ने कहा बेटा हुआ है। वो आए और आने के बाद कहने लगे कि ठीक है बेटा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे भी बेटा ही हुआ था और इसका बिल पे कर दो और 1.25 महीने के बाद फिर इसे भेजना हमारे यहाँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। सामने मेरे शौहर खड़े थे और पास में मेरी अम्मी खड़ी थी, बीच में मैं थी और बच्चा था। मेरी अम्मी उनसे कह रही थी तुम अपने बच्चे को और अपनी बीवी को अपने घर ले जाओ। हमने 9 महीने तक देखभाल कर ली, सब कुछ हमने कर दिया, बिल वगैरह भी हम दे देंगे, लेकिन तुम बच्चा और बीवी को ले जाओ। वो कहने लगा कि तुम लेकर जाओ, 1.25 महीने के बाद लेकर जाऊंगा, जैसे कि मैं कोई गिरा हुआ सामान हूँ जिसकी वहाँ बोली लग रही हो कि तुम ले जाओ और तुम ले जाओ। मेरी मम्मी तो खाली देखना चाहती थी कि ये रखेगा या नहीं, लेकिन इन सब के बीच में मैं कहीं ना कहीं मेरा दम घुट रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा अगर तुम रखना चाहते हो मुझे तो ठीक है, अभी हाँ या ना का जवाब मुझे दे देना, अगर नहीं रखना है तो भी और रखना है तो भी। वो कहने लगा 1.25 महीने के बाद बताऊंगा मैं कि मुझे तुझे रखना है या नहीं रखना है। मैंने कहा ठीक है, जहाँ इतना टाइम निकल गया 1.25 महीना भी देख लेते हैं। पढ़ी लिखी थी, इतना तो पता था कि मैं अपने बच्चे का और अपना पेट पाल सकती हूँ, चाहे मैं किसी तरह से भी कोई भी नौकरी करूँ, लेकिन इज़्ज़त की नौकरी मैं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद 1.25 महीना हुआ। मैं अपने पापा से मैंने कहा कि पापा मुझे मेरे ससुराल छोड़ाओ। पापा बोले ऐसे कैसे, वो खुद आके लेके जाएगा। मैंने कहा वो नहीं आएगा, मुझे पता है ना वो नहीं आएगा, और अब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद करूँगी। एक फ़ैसला आपने करा, एक मैं खुद करूँगी। एक शादी आपने करी जिसमें मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब उस शादी का क्या करना है वो मैं देखूँगी कि आबाद है या बर्बाद है। और इस तरह से मैं अपने ससुराल गई। ससुराल जैसे पहुँची तो फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। 2 दिन मैं सही से रही और तीसरे दिन मेरे हाथ पकड़ के मेरे बच्चे के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और ये कहा कि तुम मनहूस हो, कुछ नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा जो हमारे पैसे हैं वो भी दे दो, जो चीज़ें थी वो भी दो। कहने लगे जो इतने दिन यहाँ रही हो उसका पूरा हर्जाना पूरा करो और फिर जाओ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ,
क्योंकि मुझे पता था कि वो शराबी है, वो मुझे ज़िंदा तो नहीं रखेगा। हो सकता है शराब की लत में या मुझे या मेरे बच्चे को वो कोई हानि पहुंचा दे। मैं उस टाइम चुप हो गई और मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैंने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि अगर आपको भी मैं भारी लगती हूँ तो मुझे बता देना, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं भी चली जाऊँगी, पर उस घर पे मैं कभी नहीं जाऊँगी। रोज़ रात को पी के आना और मुझे इतना मारना, मेरे सामने के दांत तक उसने एक तोड़ दिया था। क्योंकि उसे जब मारता था तो उसका ना तो ये पता चलता था उसे कि वो हाथ बजा रहा है या लकड़ी से मार रहा है या किसी डंडी से मार रहा है या चप्पल से मार रहा है। बहुत पीटी, यहाँ तक कि उसने मेरा हाथ भी कई बार जलाया। मैं अपने घर आ गई और आने के बाद अपनी माँ से मैंने साफ कह दिया कि अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। बस ज़िंदगी ने मुझे वहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया जैसे कि मेरे साथ कभी कुछ हुआ ही ना था। लेकिन दिल के ऊपर इतने दाग लगे हुए थे कि ये ज़ख्म कभी भरने को तैयार ही नहीं थे। एक तन्हा औरत जब इज़्ज़त के साथ मैके आती है ना तो बहुत इज़्ज़त होती है, लेकिन जब वो परेशानी में आती है ना तो उसकी इज़्ज़त बहुत कम हो जाती है। भाभी घर में थी, भाई थे, सबकी नज़रों में मैं खटकने लगी, मेरा बच्चा खटकने लगा। अब मुझे एहसास होने लगा कि अब ये घर भी मेरा अपना नहीं है, मुझे अपना आशियाना कहीं और बनाना होगा। और फिर मैंने अपना एक जगह जॉब लगाई और एक किराए का घर लिया, जहाँ मैं अपने बच्चे के साथ में इज़्ज़त के साथ में रह रही हूँ। एक मैंने छोटा सा बुटीक खोली और उसके अंदर मैंने अपने काम करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे बच्चे का और मेरा खर्चा निकलने लगा। लेकिन ये तय कर लिया था, ना तो इस घर ना उस घर, कभी नहीं जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी सही है, लेकिन अपने बच्चे को इतना पढ़ाना ताकि मेरा बच्चा आगे पढ़ चल के किसी का मोहताज ना हो।